हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 25 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को यहां पर कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज पेपर 2 के ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम को सर्च करके मुझे आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पेपर 2 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है इसमें बात हो रही है एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। यह टॉपिक लगातार न्यूज में है। एंड मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो भी टॉपिक लगातार न्यूज में आता है उसकी काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, संभावना हो जाती है एग्जामिनेशन में पूछे जाने की। तो ध्यान से सुनिएगा। एंड ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो सुशांत सिंह केस से रिलेटेड ये टॉपिक न्यूज में है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एनआईए से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है। ये वेरियस अपराधों पर इन्वेस्टिगेट करती है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि इन्वेस्टिगेट करने का इसका काम होता है। तो वेरियस अपराध जो होते हैं, वेरियस जो अपराध के मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर ये इन्वेस्टिगेट करती है। और कैसे मामले, तो मामलों के बारे में लिखा हुआ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंडर, जिसके तहत ये एस्टैब्लिश हुई थी। तो यहां पर इस कानून में पूरे मामले मेंशन है, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा बनता है, या कोई भी हमारी राज्य जो है उसकी सिक्योरिटी पर जब खतरा आता है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ जो है, यानी कि जो हमारे जो रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ है, उन फ्रेंडली रिलेशन को अगर कोई खराब करने की कोशिश करता है तब एनआईए आकर इन्वेस्टिगेट करती है। इसके अलावा एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड मामलों पर इन्वेस्टिगेट करती है। नकली नोट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसकी स्मगलिंग, उसकी जो तस्करी होती है, उस मामले पर भी एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके अलावा ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी है, यानी कि टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, आतंकवादी संबंधी जितने भी अपराध हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर भी ये इन्वेस्टिगेट करती है। अब मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा, इस बॉडी के पास, एनआईए के पास इतनी पावर है कि टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई इनके पास केस आता है तो वो किसी भी राज्य में टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी केस हो, कोई भी मामला हो, उस राज्य में ये डायरेक्टली जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना उस राज्य की प्रायर परमिशन लिए। बिना उस राज्य से पहले से परमिशन लिए ये जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मैं ऐसा इस पे स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और आप जानते हैं कि एक राज्य की पुलिस जो है अगर उसको दूसरे राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको उस जिस राज्य में वो जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है उस राज्य से पहले परमिशन उस पुलिस को लेनी पड़ेगी, यानी कि जिस भी स्टेट की पुलिस है उसको लेनी पड़ेगी। या फिर ऐसे समझो, सीबीआई की भी अगर हम लोग बात करें तो सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दिखाई दे रही है, ये सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इससे यहां पर ये चीज मिली है। तो आप देख सकते हैं सीबीआई के पास भी इतनी पावर नहीं होती है। सीबीआई जो है उसको अगर किसी राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेट करना है तो सीबीआई को पहले उस राज्य से जो है वो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। या फिर अगर किसी राज्य को सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन चाहिए, यानी कि अगर कोई राज्य चाह रही है कि सीबीआई उनकी टेरिटरी में आकर इन्वेस्टिगेट करे, तो पहले वो राज्य सीबीआई को रिक्वेस्ट भेजेगी, तब जाकर सीबीआई आएगी। बट यहां पर एनआईए के मामले में ऐसा नहीं है। एनआईए को अगर लगता है कि कहीं पर भी टेररिज्म से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी अपराध जो होने वाला है या हो चुका है टेररिज्म से रिलेटेड, तो उस पर एनआईए तुरंत जाकर इन्वेस्टिगेट जो है वो कर सकती है। तो वास्ट पावर है एनआईए के पास, ये वाली चीज याद रखना इस मैटर में, ठीक है। इसके अलावा इसको एस्टैब्लिश किया गया था एनआईए एक्ट 2008 के तहत, जो मैंने भी आपको बताया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो देखिए, राज्य सरकार जो होती है उनको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से
कि इनको चाहिए एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो डिमांड करती है कि एनआईए जो है वो आकर यहां पर इन्वेस्टिगेट करे उनकी स्टेट में। बट शर्त सिर्फ इतनी है, एनआईए सिर्फ दूसरे राज्य में जाकर उन्हीं मैटर्स पर इन्वेस्टिगेट करेगी जिन मैटर्स या जिन केसेस का उल्लेख जो होगा वो इस कानून में होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट एजेंसी एक्ट 2008। इस कानून के अंदर जो लिस्ट बनाई गई है, अगर उस लिस्ट में मौजूद जो ऑफेंस होगा, जो अपराध होगा, और उसी अपराध से रिलेटेड ही स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कानून, कोई भी कानून हो, उस पर एनआईए को ऑर्डर दे सकती है इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसमें वास्ट पावर हमारे हमको देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एनआईए के अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आईपीएस होते हैं और आईआरएस होते हैं। जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आगे जाओगे और अगर आपकी रैंक आती है आईपीएस की या आईआरएस की, तो आप एनआईए का पार्ट भी बन सकते हो, राइट। तो ये देखिएगा, ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आईपीएस, सिर्फ आईपीएस और आईआरएस के ही ऑफिशियल्स को यहां पर एनआईए में रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनके स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचित किया, नोटिफाई किया है वेरियस स्पेशल कोर्ट्स हमारी कंट्री के अंदर, और कोई भी इन कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उस पर फाइनल डिसीजन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो उस कोर्ट की पावर से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका फाइनल, जो भी उसका डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो फाइनल माना जाएगा। इसके अलावा इस कोर्ट में हम लोग को एक जज देखने को मिलते हैं जिनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अपॉइंट तभी किया जाता है जब, यानी कि इस राज्य, आप रेड कलर का आप देख रहे हो, ये राज्य है, इस राज्य के अंदर जो भी स्पेशल कोर्ट होगी, जैसे ये एक स्पेशल कोर्ट है, ये एक स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, इस राज्य के अंदर ये स्पेशल कोर्ट है, तो इस राज्य के ही जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होते हैं, तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही जज को अपॉइंट किया जाता है। जो चीफ, इस राज्य के जो भी चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर, यानी कि उन्होंने जिस भी जज को रिकमेंड किया होगा वो ही जज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इनकी पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेकर ये टॉपिक भी न्यूज में है हालांकि अभी, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उनको इतनी पावर दे रखी है कि वो कोई भी मामला है, जैसे कि ये एक केस है, ठीक है, और ये एक राज्य है रेड कलर का और ग्रीन कलर का दूसरा राज्य है, तो ये एक केस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इस व्यक्ति का केस, और ये आपको ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है और ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इस राज्य में दो स्पेशल कोर्ट हैं, ठीक है, एनआईए की। तो ये केस इस स्पेशल कोर्ट के पास है और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है चल रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है कि इस केस को इस स्पेशल कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर किया जाए। ये पहला जो है वो पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरी पावर ये है कि ये दूसरे स्टेट के अंदर भी जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर भी केस को ट्रांसफर करने का कह सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये वाली पावर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग को देखने को मिलती है। राज्य के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है और राज्य के बाहर भी ट्रांसफर किया जा सकता है केस। और एनआईए स्पेशल कोर्ट की पावर की बात करें तो जो सेशन कोर्ट होते हैं सीआरपीसी के तहत जो हम लोग को देखने को मिलता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत जो हम लोग को सेशन कोर्ट्स की जो पावर देखने को मिलती है, सत्र न्यायालय की जो पावर्स देखने को मिलती है, वो पूरी की पावर एंजॉय करते हैं एनआईए स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि पूरी पावर सेशन कोर्ट की एनआईए स्पेशल कोर्ट के पास होती है, ठीक है। और एपेलेट की बात करें, अपील से एपेलेट के बारे में आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है और उस मामले का जजमेंट दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जज ने, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये एपेलेट सिस्टम होता है। तो यहां पर एनआईए का जब फाइनल डिसीजन आता है, जो जज जो जजमेंट देते हैं, उसको कहां पर चैलेंज किया जाएगा, तो हाई कोर्ट के पास ये चैलेंज किया जाएगा। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार के पास भी पावर होती है कि वो एक या एक से ज्यादा ऐसी स्पेशल कोर्ट्स अपने स्टेट में एस्टैब्लिश कर सकती है, राइट। इसके अलावा ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो बताया जा रहा है कि सरकार ने एनआईए को पावर दे दी है। कैसी पावर, कि जितने भी एनडीपीएस कानून, यानी कि नार्कोटिक्स के जितने भी हम लोग को केसेस देखने को मिलते हैं, ऑफेंसेस अपराध देखने को मिलते हैं, नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही अपन ने डिस्कस भी किया था डिटेल में। तो इस कानून के तहत जितने भी ऑफेंस आते हैं, उस ऑफेंस पर भी, उस अपराध पर भी अब एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है, राइट। और यहां पर यह भी बताया गया है कि अब ऐसे जो अपराध जो होते हैं एनडीपीएस के, वो कौन डील करती है, लोकल पुलिस डील करती है। नार्कोटिक्स के जितने भी अपराध जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर पूरी पावर जो होती है वो लोकल पुलिस की होती है, इस कानून के तहत जो हम लोग को देखने को मिलता है। बट यहां पर कहा गया कि अब एनआईए के ऑफिसर भी जो है, जो इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के रैंक के होंगे, वो भी जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल पुलिस के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा लोकल पुलिस के ऊपर, वो खुद ब खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बेसिकली मतलब बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सुशांत सिंह केस के अंदर, और क्योंकि अब वो ड्रग्स से भी अटैच हो गया ना, वो पूरा केस ड्रग्स वाली चीजें भी अब इसमें इंक्लूड हो गई हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। तो हालांकि न्यूज में क्यों ये टॉपिक है वो आपको नहीं पता होना चाहिए, बट हाँ ये वाली चीज अभी पता होनी चाहिए कि सरकार जो है उसने
एनआईए को एम्पावर कर दिया, एनआईए को और पावर दे दिया ये कि जितने भी मामले नार्कोटिक्स के जितने भी केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उन केसेस पर भी इन्वेस्टिगेट अब एनआईए कर सकती है। तो ये वाली चीज भी आप याद रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा कि ड्रग्स से रिलेटेड जो मामले होते हैं क्या उसमें एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो हाँ कर सकती है, याद रखना, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस यहां पर बात हो रही है फिनसेन और FIUIND के बारे में। तो फिनसेन का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क और FIU इंडिया का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो देखो इन दोनों के नाम से ही आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, जैसे कि ये फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, फाइनेंशियल क्राइम्स को की जांच करने वाला ये नेटवर्क है, को पकड़ने वाला ये नेटवर्क है। अब फाइनेंशियल क्राइम कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ लोग आपको पता होगा इसकी अपने जो काले पैसे को, ब्लैक मनी को जो है वो व्हाइट मनी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये लोग? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। ये क्या करते हैं, इसका काफी आसान एक तरीका होता है जिसके बारे में आपको पता भी होगा, शेल कंपनी। इन लोग क्या करते हैं, सिर्फ कागज पर एक कंपनी स्टैब्लिश कर देते हैं, ये बताते हैं कि ये कंपनी है इनकी, और वो कंपनी सिर्फ कागज पे रहती है और उसका जो काम होता है वो पूरा कागज पे रहता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपने इलीगल पैसे को, जैसे एक कोई कंपनी चल रही है तो कंपनी का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, तो इन लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की बैलेंस शीट बनाते हैं जिसके तहत वो प्रॉफिट दिखाते हैं कि इस कंपनी से इनको प्रॉफिट मिल रहा है, बट एक्चुअल में वहां पर कोई कंपनी है ही नहीं जहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी के ट्रांजेक्शन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए किए जाते हैं बस, और बाकी उनका कोई बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता, राइट। तो इस प्रकार से लोग मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करते हैं। काफी सारे व्हाइट कॉलर लोग भी हम लोग को देखने को मिलता है जिनके पास पैसा है उनका, और पैसा जो है वो व्हाइट मनी ही है उनके पास, यानी कि प्रॉपर टैक्सेस वगैरह वो पे कर रहे हैं। बट इस पैसे का इस्तेमाल जो लोग गलत एक्टिविटीज में करते हैं, जैसे कि इस पैसे को बैंक माध्यम के थ्रू वो मतलब जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि यहां पर आपके पास जो पैसा आता है और कोई बड़े लोग जो होते हैं यानी कि जिनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, तो वो अपना पैसा जहां पे खर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो भी उसका भी रिकॉर्ड सरकार मेंटेन करके रखती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि पूरी मेंटेन की जाती है, देखा जाता है कि किसका पैसा कहां गया और उन्हें जहां से ये पैसा कमाया है उसका सोर्स क्या है। अब पैसा कहां गया ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि देखो जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं, इनकम जैसे मान लेते हैं कोई एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छी खासी उनकी कमाई है, बट वो क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है, राइट, या फिर किसी और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ये पैसा जाता है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, व्हाइट तरीके से पैसा कमाते हैं, यानी कि लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, बट वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो पैसे का एक्सपेंडिचर, खर्चा जो करते हैं ना, वो दूसरी इलीगल एक्टिविटीज में करते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, टेररिज्म को फाइनेंस करना, इस प्रकार की एक्टिविटी, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर निगरानी रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में ये वाली बॉडी है फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, और इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। तो ये जो एक्टिविटी होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ट्रैक करना, ये इन दोनों बॉडीज का काम होता है, यूएसए के अंदर फिनसेन का, इंडिया के अंदर FIU का, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले बात हो रही है फिनसेन के बारे में। तो इन्होंने करीब 2100 सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करी है, 2100। यहां पर हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलता है कि बैंकों को फाइल करना रहता है एनुअल बेसिस पर सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, यूएसए की सरकार को और इस डिपार्टमेंट को, ये फिनसेन को, तो ये फाइल करते हैं ये लोग। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट है। जब भी बैंक को लगता है कि उस बैंक के अंदर जिन लोगों का अकाउंट है, उस अकाउंट से पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसका कोई प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो ऐसे जो एक्टिविटीज होती हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी, ये बैंक्स ट्रांसफर कर देती है फिनसेन को। और फिर फिनसेन क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये मतलब जो ये पूरा ट्रांजेक्शन हुआ वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, तो वो पूरे केस को आइडेंटिफाई करती है, पूरे ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करती है, फिर उसकी डिटेल में एनालिसिस करती है, फिर पता लगाती है कि कहीं वाकई में इलीगल सोर्स के थ्रू तो नहीं आ रहा या जा तो नहीं रहा कहीं इलीगल सोर्स में, फिर जाकर उस अकाउंट होल्डर को पकड़ा जाता है। तो ये वाली चीज होती है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि 1999 से लेकर 2017 तक $2 ट्रिलियन के ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया गया इनके द्वारा, फिनसेन के द्वारा। इनकी जो फाइल्स थी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, उसमें से निकाला गया और कहा गया कि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं जिसमें पैसों का ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो $2 ट्रिलियन का हुआ है। और यहां पर इंडिया ने भी काफी सारे लोगों के नाम को आइडेंटिफाई किया जो अलग अलग घोटाले में इन्वॉल्व थे, जैसे कि 2G स्कैम हो गया, अगस्टस वेस्टलैंड स्कैंडल हो गया। तो ऐसे जो घोटाले होते हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें भी इंडिया ने काफी सारी ऐसे ट्रांजैक्शन जो है वो आइडेंटिफाई किया, और इन ट्रांजैक्शन की डिटेल उन्होंने यूएसए के फिनसेन को दी। वो फिनसेन को इसलिए दी क्योंकि ये जो पैसा आ रहा था वो यूएसए के साथ, यूएसए से आ रहा था और जा रहा था वो यूएसए में जा रहा था, तो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ इन ट्रांजैक्शंस का लिंक था। तो इसलिए इंडिया ने ये ट्रांजैक्शंस जो है
उसकी डिटेल्स फिनसेन को अभी दी है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। बट अभी सिंपल सी चीज आपको बस ये याद रखनी है कि फिनसेन यूएसए की एक बॉडी है, यूएसए ट्रेजरी के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी ये बॉडी है जिसका काम ये होता है इस प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना और कि कहीं इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है यूएसए के अंदर भी, और इंटरनेशनली किसी और कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा। और इंडिया के अंदर ये वाली बॉडी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो ये सेम काम करती है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिनसेन सेटअप हुई थी 1990 में और इसका काम यही है मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काम करना, और ये लीडिंग ग्लोबल रेगुलेटर है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काम करती है और कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को, एनालाइज करती है उस इंफॉर्मेशन को, पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करती है और रोकती है कि किसी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए या किसी प्रकार की टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए या किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइम नहीं होना चाहिए। इनकी जो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट होती है ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फाइल किया जाता है, जिसमें जब भी बैंक्स को लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है किसी अकाउंट होल्डर के थ्रू या दो अकाउंट्स के बीच में, तो ये उसकी डिटेल जो है वो देते हैं इसको फिनसेन को, राइट। इनकी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट के थ्रू ये रिपोर्ट अपनी फाइल करते हैं फिनसेन को, तो ये वाली चीज है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है वो क्रिमिनल घोषित नहीं किया जा सकता। ये चीज बकायदा है, किसी व्यक्ति को क्रिमिनल घोषित करने के लिए इसको जो है वो एक लीगल एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता। यानी कि कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो कोर्ट में आप ये सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट दिखा के सामने वाले को जो है वो इलीगल घोषित नहीं कर सकते या सामने वाले को क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज भी, उसके पीछे और भी एनालिसिस होती है और भी लिंक्स जो है वो बैठाए जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, अगर उनके लिंक्स मिल रहे हैं। जैसे क्योंकि देखो, इसको इसलिए नहीं सामने वाले को अपराधी घोषित करने के लिए इसको इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसके पीछे का एक कारण यह भी है, आप लोग को पता होगा काफी सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं ये किसी दूसरे का अकाउंट उपयोग करते हैं। जैसे आपको पता होगा कई बार काफी सारे लोग जो कि जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं होती, मिडिल इनकम कैटेगरी के जो लोग होते हैं, यानी क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हालांकि होता भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का भी अकाउंट्स यूज कर लिया जाता है, बट आजकल जो है वो मिडिल इनकम होल्डर्स होते हैं उनका अकाउंट यूज करते हैं ये लोग, और एक का नहीं ऐसे करीब 100-200 लोगों का अकाउंट यूज करते हैं और उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे कि पकड़ाई में ना आए चीजें इन सब अथॉरिटीज को। बट हमारी अथॉरिटीज ऑलरेडी पहले से बैठी हुई हैं जो ये सब चीजों के ऊपर कड़ी निगरानी रखती हैं, है ना। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि ऐसा इलीगल तरीके से पैसा, जब एक तो दो चीजें होती है, एक तो इलीगल मनी को, ब्लैक मनी को जो है वो व्हाइट मनी बनाया जाता है, इलीगल पैसे को लीगल बनाया जाता है, वो मैंने आपको बताया था शेल कंपनीज वगैरह के थ्रू। और दूसरा मोड जो होता है इसका कि व्हाइट कॉलर जो लोग होते हैं जिनके पास लीगल पैसा होता है उसको वो फिर इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब ये ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है इस तरीके का, इसको ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है, राइट। और इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है जो कि सेम काम करती है जैसे यूएसए के अंदर फिनसेन करती है, और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है जिसको सेटअप किया गया था 2004 में एज अ नोडल एजेंसी के तौर पर, जो कि इस प्रकार के सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन पर निगरानी रखती है और उनको रोकने का काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और इस प्रकार के फाइनेंशियल क्राइम्स को, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गाइस, अरब लीग क्या है इसको हम लोग देखते हैं, इसको जानते हैं। तो देखिए, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब कंट्रीज का, ये नॉर्थ अफ्रीका में और उसके आसपास के क्षेत्र, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और अरेबिया में हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन, और ये देखो आप अरेबियन वाला रीजन। तो इन पूरे क्षेत्र के जो मेंबर कंट्रीज हैं ये अरब लीग का हिस्सा, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। स्टार्टिंग में इसके 6 सदस्य हम लोग को देखने को मिलते थे। ये कायरो के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, और उस समय जो 6 देश थे जिन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था अरब लीग का, वो थे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया। और आज की डेट में इसके 22 मेंबर्स हैं टोटल, और सीरिया जो है वो हट गई है इससे, क्योंकि जब ये सीरियन सिविल वॉर जब हम लोग को देखने को मिला था उसके बाद से इसको हटा दिया गया था, राइट। और अब इसके 22 सदस्य हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, और मेन गोल इसका ये है कि ये जो अरब कंट्रीज है इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करना, और अरब कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट के जो मामले होते हैं, यानी कि जो कॉमन इंटरेस्ट है इनके, यानी कि जो कॉमन इश्यूज हैं पूरी कंट्रीज के, तो उनको रिजॉल्व करने के ऊपर ये फोकस करते हैं और टारगेट करते हैं कि ये कंट्री अपनी इंडिपेंडेंस और इनकी सोवरेनिटी जो है वो सेफ रहे, यानी कि मतलब प्रोटेक्टेड रहे पूरी कंट्रीज। तो इस चीज के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है अरब लीग। तो सिंपल सॉर्टेड तरीके से याद रखना कि ये 22 कंट्रीज टोटल हम लोग को देखने को मिलती हैं जो आपस में मिलकर कोलैबोरेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, और इनके जो कॉमन इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने को लेकर ये काम करती है और फोकस करती है कि किसी भी कंट्री के ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो ये मिलजुल कर इस प्रकार से काम करते हैं अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएई और बहरीन
ये कंट्रीज अपने इजराइल के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर रही हैं और इसको लेकर पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स ने, अथॉरिटीज ने अरब लीग से स्टेप डाउन करने का फैसला ले लिया। यानी कि अभी पैलेस्टीन जो है वो अरब लीग के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करके रखती थी, नेक टू नेक चलती थी, जो भी इनके इश्यूज हुआ करते थे उस पर ये पार्टिसिपेट भी करती थी। बट अब जो है वो अरब लीग से पीछे हट गई है क्योंकि यूएई और बहरीन ने रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना शुरू कर दिया इजराइल के साथ। और आप जानते हैं गाइस, इजराइल और पैलेस्टीन के इश्यूज हैं और यूएई और ये जो अरब कंट्रीज थी ये पैलेस्टीन को काफी सपोर्ट किया करती थी और चाहती थी कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डेवलप होकर आए, राइट। बट अब जब यूएई और कुछ और अरब कंट्रीज ने जैसे ही रिलेशंस इजराइल के साथ बनाना शुरू किए, नॉर्मलाइज करना शुरू किए, तो पैलेस्टीन को यह लगा कि अब जो इनका सपना था अरब कंट्रीज का कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बन जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, इंडिपेंडेंट कंट्री का उसको दर्जा मिल जाए, अब वो धीरे धीरे करके पीछे हटता जा रहा है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पे जो हस्तक्षेप करी थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली कहना यह था इनके हस्तक्षेप के समय पर कि ये एक नई सुबह मिडिल ईस्ट की हम लोग को देखने को मिल रही है, द डॉन ऑफ न्यू मिडिल ईस्ट। तो ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में, यूएई के बीच में और इजराइल के बीच में, तो वो एक नई सुबह है मिडिल ईस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं से पैलेस्टीन को ये लगा कि अब अरब कंट्रीज जो है वो पैलेस्टीन का सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो इसलिए पैलेस्टीन ने अरब लीग से जो है वो अपना पार्टिसिपेशन को स्टेप डाउन कर दिया, नीचे कर दिया, यानी कि वो बाहर आ रही है इससे। यानी कि उसने फैसला लिया कि अब वो अरब लीग में इतना पार्टिसिपेट नहीं करेगी जितना वो पहले कर दी थी, राइट। तो ये वाली चीज है और इसी को लेकर यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये एक इशू, एक मामला चल रहा है। बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ अरब लीग क्या होता है तो उसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए थी जो अपन ने देखी अभी। और दूसरी बात ये जरूर दोनों टॉपिक्स पढ़ लेना, एक ऑस्लो पीस अकॉर्ड और दूसरा यूएई इजराइल की जो ये अभी रिसेंटली हम लोग को एग्रीमेंट देखने को मिला है, हिस्टोरिक एग्रीमेंट, तो उसको आप देख लेना, काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पिछले महीने अपन ने इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ा था। ये 17 अगस्त वाले टॉपिक पे आप जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना वहां पे आप लिख देना 17 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, तो जो भी पहला वीडियो होगा वो ये 17 अगस्त वाला आ जाएगा। इस वीडियो के 32 मिनट 6 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, यूएई इजराइल की एग्रीमेंट का टॉपिक, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेना। इसके अलावा सेम ऐसे ही आपको 13 अगस्त का टॉपिक मिलेगा, उसमें 32 मिनट 52 सेकंड पे ऑस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैंने दी हुई है। तो ये दोनों टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिन स्टूडेंट्स ने मंथली पैकेज परचेज किए हुए हैं उनको सिर्फ यहां पर क्लिक करना है, इस एरिया पर, इस ये जो टाइमिंग लिखी हुई है ना, सिर्फ वो यहां पर क्लिक करेंगे इस टाइमिंग पे, तो उनके सामने उनकी स्क्रीन पर जो है वो वीडियो खुल के आ जाएगा, ठीक है, उसी जगह से आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये वाला टॉपिक खुल के आ जाएगा। चलो एनीवेज ये वाली चीज आप देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स हैं। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। तो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा दोनों हाउसेज में ये बिल जो है वो पास हो गया है, इसलिए टॉपिक न्यूज में देखने को मिला है। इस बिल के तहत 5 IIITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन 5 IITs जो है उसको बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू डिक्लेयर कर दिया गया है। ये 5 IIT सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इन IITs को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जा रहा है, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और ऑलरेडी जो 15 हम लोग को IITs देखने को मिलते हैं IIIT PPP एक्ट 2017 के तहत, तो उसमें ये 5 और ऐड हो गए हैं। और ये IIITs जो हैं वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, एमटेक और पीएचडी डिग्री जो है वो अपनी खुद की यूनिवर्सिटी के नाम पर इशू कर सकते हैं। तो इसको लेकर ये टॉपिक था जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से रिलेटेड है। लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। इस बिल के बारे में हालांकि 6 सितंबर को अपन ने डिस्कस भी किया था। 6 सितंबर की वीडियो में जाकर आप 4 मिनट 3 सेकंड पर देख सकते हैं। और याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अब 3 हम लोग को आगे चल के ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। एक है कश्मीरी, दूसरी है डोगरी और तीसरी हिंदी है। इससे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था तब उस समय सिर्फ इंग्लिश और उर्दू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। बट अब हिंदी, डोगरी और कश्मीरी ये 3 लैंग्वेजेस हम लोग को यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये था पूरा, यानी कि इसको और ऐड किया जा रहा है, इन 3 लैंग्वेजेस को और ऐड किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। इस पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। यहां पर बात करेंगे एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि पॉल्यूशन जो है, ये प्रदूषण जो है उसको रोकने का काम, प्रिवेंट करने का काम करती है और उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था।
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि फोकस करे एनसीआर क्षेत्र में। ये याद रखना कि ये बॉडी जो है वो किस क्षेत्र पर, किस एरिया पर पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम करती है। तो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन पर, उस क्षेत्र पर पोल्यूशन को टैकल करने का, कंट्रोल करने का काम जो होता है वो इस बॉडी का होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी का। और 1998 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये बॉडी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। और इसमें एक चेयरमैन होते हैं, इसके 14 मेंबर्स होते हैं। इसमें एनवायरमेंट सेक्रेटरी भी आपको नजर आएंगे एनसीटी के, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के। इसके अलावा चेयरपर्सन होंगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे एनसीटी के, कमिश्नर्स होंगे वेरियस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दिल्ली के अंदर है उसके, और साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के प्रोफेसर भी यहां पर देखने को मिलेंगे। और भी काफी सारे इसमें मेंबर्स होते हैं। तो 14 मेंबर और एक चेयरमैन इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं इस बॉडी के अंदर। और ये बॉडी किस प्रकार से काम करती है, तो जो भी लोग एनवायरमेंट की फील्ड में काम कर रहे होते हैं, या जो भी लोग हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट की फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो अगर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, या फिर ये बॉडी खुद ब खुद भी एक्शंस लेती है, सुओ मोटो इसके पास पावर्स यानी खुद ब खुद एक्शंस लेने की, या फिर खुद ब खुद जो है वो निर्णय लेने की कि किस मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उस पर जो है वो किस प्रकार से काम करना है। तो ये इस प्रकार से जो है काम करती है। इनके फंक्शंस की बात करें तो एनवायरमेंट को इंप्रूव करना, प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट की क्वालिटी को, और प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना एनसीआर में यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में जो एनवायरमेंट की जो समस्या है, पोल्यूशन से रिलेटेड जो समस्या हम लोग को एनवायरमेंट पोल्यूशन की जो देखने को मिलती है, तो उसको टैकल करने के पर्पस के लिए ये बॉडी जो है वो काम करती है। और फोकस करती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो लागू करने के ऊपर एनसीआर रीजन पर। वो डिपेंड करता है कि जब भी अगर पोल्यूशन लेवल जैसे इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो लेकर आते हैं, यानी कि मतलब वेरियस इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं कि कैसे पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और टॉपिक ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस अथॉरिटी ने चीफ सेक्रेटरीज पंजाब और हरियाणा को लिखा है कि अभी पंजाब और हरियाणा के अंदर नोटिस किया जा रहा है कि लोग बाग जो है वो इस प्रकार का स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। जो भूसा जो बच जाता है खेत के अंदर छटाई के बाद, तो उसकी बर्निंग शुरू हो गई है, तो उसको रोका जाए और जल्द से जल्द जो है उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसको लेकर ये इन्होंने एक लेटर लिखा था, तो इसलिए टॉपिक इस अथॉरिटी से रिलेटेड न्यूज में था। तो आपको सिर्फ इस अथॉरिटी के बारे में इतनी जानकारी होना सफिशिएंट है, और इसके बाहर का इस अथॉरिटी से रिलेटेड आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इस न्यूज में बात हो रही है नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन जानते हैं कि ये नेट न्यूट्रलिटी होती क्या है। तो देखिए, आज की डेट में जो हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो उस आप इंटरनेट कंपनी वाले से प्लान लेते हो, जैसे कि जियो से आपने प्लान लिया, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया, या मोबाइल पे भी अगर आपने प्लान लिया, तो आपने प्लान ले लिया जियो का या एयरटेल का या जिस भी कंपनी का, तो उसमें आप क्या करते हो, आप डेटा वाइज प्लान लेते हो या स्पीड वाइज प्लान लेते हो। आज की डेट में हमारे पास यही है प्लान्स कि आपको इतने रुपए में इतना डेटा मिल जाएगा, या फिर इतने रुपए में आपको ये स्पीड मिलेगी और इतना अनलिमिटेड डेटा या इतना लिमिटेड डेटा मिलेगा। तो ये प्लान्स हम लोग को जनरली देखने को मिलता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से। बट अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये बोले कि आपको जो ये प्लान दिया जा रहा है, इस प्लान में आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, ट्विटर को यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको स्नैपचैट चाहिए, यूट्यूब चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी चीज होने लगेगी तो क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा, यानी कि लोग जो है जो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, यूसेज कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा। जैसे कि जनरली अपन डीटीएच में नहीं देखते, आज डीटीएच में ऐसे प्लान होते हैं कि अगर आप इतने का प्लान लोगे तो आपको इतने चैनल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, और इतने का लोगे तो और चैनल्स आपको मिल जाएंगे। बट यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेट के अंदर इंटरनेट जो है वो सभी को इक्वली मिलना चाहिए उसका एक्सेस, यानी कि एक व्यक्ति अगर इंटरनेट लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट पैक लेते हैं, तो उनको सभी सर्विस जो है वो मिलनी चाहिए, सभी वेबसाइट्स उनके लिए ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कुछ सर्विस बंद कर दे उनके लिए, यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग सर्विस दे। जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, राइट, कि अलग अलग पैकेजेस होंगे, जिसमें जैसे कि $5 का ये पैकेज है, तो उसमें फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चलेगा। $10 में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के अलावा इंस्टा चला सकते हो, स्नैपचैट चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, और उसके अलावा और महंगे पैक में और भी कुछ वेबसाइट्स इंक्लूड कर दिया जाएगी। तो ऐसा होने लगेगा तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी इंटरनेट यूजर्स के लिए, राइट। अब आप सोचो कि अभी जो आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो, उसके अलावा यूट्यूब चलाने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, तो फिर वो गलत बात हो जाएगी ना कंज्यूमर्स के साथ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ट्राई फोकस करती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने प्रोहिबिट किया हुआ है, बैन किया हुआ है इनका डेटा सर्विस रेगुलेशन 2016 के तहत। हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस प्रकार की प्रैक्टिस ना करे, नेट न्यूट्रलिटी को वॉयलेट ना करे। क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक बार डेटा पैकेज परचेज कर लिया और उस डेटा पैकेज के अंदर आप मतलब जो सरकार के द्वारा अलाउड वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आपको अलग अलग पे करना पड़े,
राइट। तो ये नेट न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रलिटी यानी कि न्यूट्रल है, यानी कि आपके लिए हर चीज इक्वल है। आपने एक बार बस डेटा परचेज करना है और डेटा पैक को परचेज करने के बाद जो भी वेबसाइट चाहे वो ओपन कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन आपको आपके लिए अलाउड है, यानी कि सरकार ने जो अलाउ कर रखी है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये रेगुलेशन जो है वो बैन करता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग चार्जेस जो है वो नहीं रख सकते। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि ट्राई ने रिसेंटली सजेशन दिया है कि मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी जो है वो सेटअप की जाए, जिसके तहत इंश्योर किया जा सके कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स प्रॉपर जो नेट न्यूट्रलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करें, राइट। और इस बॉडी के अंदर ये बेसिकली एक प्रकार का फोरम होगा, मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, नाम से समझ में आ रहा है मल्टी स्टेक होल्डर, अलग अलग फील्ड के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि सभी टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के मेंबर्स यहां पर मौजूद होंगे, कंटेंट प्रोवाइडर्स यहां पर मौजूद होंगे, यानी कि जैसे यूट्यूब की तरफ से लोग होंगे, फेसबुक की तरफ से, तो ये कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, तो ये मौजूद होंगे। रिसर्चर्स होंगे एकेडमिक्स के और टेक्निकल कम्युनिटी के, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद होंगे इस फोरम के अंदर। और ये फोरम फोकस यही करेगा कि मतलब हेल्प करेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, उनको बताने में उनको हेल्प करेगा कि वो मॉनिटर कर सके बेटर तरीके से कि इस प्रकार की प्रैक्टिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कर तो नहीं रहे। और सेकेंडली, ऐसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होती हैं तो उसको किस प्रकार से अच्छी तरीके से हैंडल करना है, उस पर भी सजेशन जो है या हेल्प जो है वो की जाएगी इस बॉडी के द्वारा, मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। आपको सिंपली बस नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है इसका एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और दूसरी चीज इस बॉडी के बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको, मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, राइट, जो कि नेट न्यूट्रलिटी सही तरीके से रहे, नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स फॉलो करें, तो इस पर ये बॉडी फोकस करेगी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की हेल्प करेगी। गॉट इट। न्यूज में गाइस बात हो रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो देखिए एनबीएफसीज के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं एनबीएफसीज के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, पहले भी अपन ने एनबीएफसीज के बारे में कई बार चर्चा कर रखी है। अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि एनबीएफसीज लोन डिसबर्स नहीं कर पा रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी इस बार पहले क्वार्टर में 96% की गिरावट आई है, 570 करोड़ रुपए की गिरावट आई है लोन डिसबर्समेंट में। और आप जानते हैं क्यों लोन डिसबर्स नहीं कर पा रही है एनबीएफसी? क्योंकि कोरोना वायरस में इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम लोग को देखने को मिले हैं, जिसके कारण से काफी सारी एनबीएफसी जो है वो एनपीओ हुई हैं, और काफी सारी को डर है कि वो जो लोन डिसबर्स करेंगी तो उनका लोन जो है वो रीपे होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर ये लोन रीपेमेंट की प्रॉब्लम यहां पर बताई जा रही है। तो ये एक बड़ा इशू है, ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में। बट एनबीएफसीज की डेफिनेशन थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहली चीज तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि बैंक्स में आप जाकर पैसे जमा कर सकते हो, वैसे आप एनबीएफसीज में जाकर नहीं कर सकते, राइट। और ये दूसरी कंपनीज होती हैं जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर सेक्शन 25 के अंडर लाइसेंस नहीं होती, तो वो वाली कंपनीज ये इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है। इनको कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है एनबीएफसी एमएफआई के टैग के लिए। तो पहली चीज तो इनका मिनिमम नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 5 करोड़ रुपए का, और जो भी कंपनीज ऐसी रजिस्टर्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है उनको 2 करोड़ रुपए का मिनिमम एनओएफ नेट ओन्ड फंड जो है वो इनका होना चाहिए। दूसरी बात, एटलीस्ट 85% इनके टोटल नेट एसेट जो होने चाहिए वो क्वालिफाइंग नेचर के होने चाहिए। अब देखो इसमें पहले तो नेट एसेट क्या होता है ये जान लो, फिर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो आपको पता लग जाएगा। तो नेट एसेट का मतलब पूरे टोटल जितनी भी पूरी उनके पास संपत्ति है उनमें से कैश, बैंक बैलेंस, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर बाकी दूसरे जितने भी इनके एसेट होते हैं वो नेट एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और क्वालिफाइंग एसेट ऐसे एसेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो रेडी होते हैं उसको यूज करने के लिए और सेल करने के लिए, यानी कि जिसको आप यूज कर सकते हो या उसको आप बेच सकते हो, रेडी टू यूज और सेल होता है, और उसमें बहुत ही कम पीरियड में जो है वो आप उसको मतलब यूज कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। तो ऐसे क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। तो बताया यार कि इनके टोटल नेट एसेट में से 85% क्वालिफाइंग एसेट जो है वो होने चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए एनबीएफसीज के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये कोमोडो ड्रैगन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोमोडो ड्रैगन तो अभी एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा स्टडी कंडक्ट की गई थी, जिसमें पाया गया कि ये कोमोडो ड्रैगन जो है ये लुप्त होने वाले हैं अगले कुछ सालों में, डिकेड्स में, यानी कि मतलब 10 इयर्स या कुछ मतलब 10 के मल्टीप्लिकेशन के ईयर्स में, यानी कि अभी एकदम 1-2 सालों में नहीं हो रहे, बट कुछ डिकेड्स में हो जाएंगे, यानी कि कुछ दशकों में ये विलुप्त हो सकते हैं। और इनके विलुप्त होने का कारण बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज। और कोमोडो ड्रैगन की अगर बात करें, इनका साइंटिफिक नेम है वेरेनस कोमोडेनेसिस, और ये सबसे बड़े और सबसे हैवी लिजार्ड्स हैं इस धरती के ऊपर, यानी कि छिपकलियां जो होती हैं उनमें से सबसे बड़ी और सबसे हैवी छिपकलियां ये है कोमोडो ड्रैगन्स।
और ये काफी लंबे होते हैं, फ्लैट इनका हेड होता है, इनका हेड जो होता है वो फ्लैट टाइप का होता है, राइट। और इसके अलावा राउंड स्नाउट्स इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनकी स्किन काफी ज्यादा स्केली होती है और इनके लेग्स वगैरह भी जो है वो चौड़े हुए फैले हुए इस टाइप के हम लोग को नजर आते हैं, इस तरीके के, राइट। और कहा जा रहा है कि ह्यूज मस्कुलर टेल होती है, इनकी पूंछ भी काफी ज्यादा बड़ी होती है और काफी मस्कुलर होती है, राइट, ताकतवर टाइप की। और ये ऑलमोस्ट सब कुछ खा सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को, बर्ड्स को, मैमल्स को। और इनके जो ग्लैंड्स होते हैं वो काफी टॉक्सिक होते हैं, वेनमस होते हैं, यानी कि जहर होता है इनके ग्लैंड्स में, राइट। और जो इनका ग्लैंड्स होता है उससे ये जो जहर निकालते हैं तो वो एंटीकोआ गुलैंड ये कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, जहरीले होते हैं ये, छिपकलियां जहरीली टाइप की होती हैं ये। और ये कोमोडो नेशनल पार्क में रहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, कोमोडो नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के ईस्टर्न रीजन पर हम लोग को नजर आता है। ईस्टर्न इंडोनेशिया पर ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम ही इसको कोमोडो आइलैंड के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये इकलौता ऐसा हैबिटेट है पूरे दुनिया भर में, इकलौती ऐसी जगह है जहां पर ये कोमोडो ड्रैगन पाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा बात करें इनको किन किन चीजों से खतरा है, तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब जो ह्यूमन की एक्टिविटीज के कारण जो इश्यूज हुए हैं एनवायरमेंट में, जो चेंजेस हुए हैं, हालांकि क्लाइमेट चेंज भी इसी का एक इसी के अंडर ही आता है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के अंदर, राइट। इसके अलावा इनको शिकार वगैरह नहीं मिल रहा, तो ऐसा कुछ थ्रेट इनका बताया जा रहा है। और इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है IUCN की रेड लिस्ट के तहत, इनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला हुआ है और CITES के अपेंडिक्स 1 में ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ पिछले साल की भी अगर हम लोग बात करें, पिछले साल फरवरी में एक मैमल है जिसका नाम है ब्रैम्बल के मेलोमिस। ये बेसिकली एक चूहा है, रोडेंट है ये। तो इसके लुप्त होने की भी न्यूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ गई थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था, पहला ऐसा एक्सटेंशन एक मैमल का, यानी कि एक रोडेंट का, ये चूहा था, तो वो लुप्त हो गया है। और लुप्त होने का कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है, ह्यूमंस के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो एक कारण बताया गया। और उसके बाद फिर अब ये वाली न्यूज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है कि कोमोडो ड्रैगन अगले कुछ दशकों में जो है ये लुप्त हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। सो गाइस, अब यहां पर बात हो रही है फेल्यूडा के बारे में। तो फेल्यूडा टेस्ट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए गाइस, फेल्यूडा का सबसे पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। ये बहुत ही एक्यूरेट तरीके से और काफी कम कीमत पे ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकती है और मात्र 30 मिनट के अंदर ही अंदर ये कोरोना वायरस का पता लगा सकती है। और पेपर बेस्ड ये टेस्ट स्ट्रिप हम लोग को देखने को मिलती है, पेपर के ऊपर, यानी कि पेपर बेस्ड स्ट्रिप होती है ये, और जिसके थ्रू जो है कोरोना वायरस का पता लग सकता है। और इसको अभी रिसेंटली ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कमर्शियल लॉन्च के लिए अप्रूव कर दिया गया है। इसको डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और टाटा ग्रुप के द्वारा। और काम कैसे करती है ये, तो सबसे पहली चीज तो जान लीजिए कि ये इंडिया में ही ये चीज बनाई गई है और क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिलती है। और क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में पहले भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट कोई बात नहीं, अभी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी जान लो कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जीन्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, DNA, आपको पता होगा DNA जो होता है उसका जो सेट होता है पूरे DNA का, उसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। और उसी जीनोम के अंदर पूरी चीज होती है, यानी कि आप देख सकते हैं ये मतलब DNA का पूरा एक सेट होता है, कंप्लीट सेट, जिसको जीनोम कहते हैं। और इसी जीनोम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या हमारी बॉडी का कलर कैसा है, हमारे बालों का कलर कैसा है, हमारी आंखों का कलर कैसा है, यानी कि एक इंसान की हर एक चीज, उसके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी चीजें उसकी बॉडी में हैं, वो पूरी की पूरी चीज जो है वो एक सेट ऑफ DNA में मौजूद रहती है, राइट। अब साइंटिस्ट रिसर्चर्स क्या करते हैं, इस कैस्पर Cas9 टूल का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि ये मान के चलो कि आप देख सकते हैं बकायदा इसके हाथ में, साइंटिस्ट के हाथ में एक सीजर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, यानी कि आप मान के चलो ये वाली चीज तो यहां पे लगी होगी, इसने क्या किया है, इस फोटो में हमको दिखाई दे रहा है, इसने इस चीज को निकाला है। आप देख सकते हैं ये ब्रेन वाला है और आंखों का, ये ऊपर वाला जो स्ट्रिप है ये ब्रेन की है और नीचे वाली आंखों की है, राइट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी चीज जो होती है वो सेट ऑफ DNA में होती है, यानी कि जीनोम में होती है। तो साइंटिस्ट रिसर्चर्स क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये क्या करते हैं, जीन्स को एडिट करते हैं। तो हमारे जीन्स में जैसे ये वाला जो हम लोग को स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये वाली जो चीज दिखाई दे रही है आपको एक, राइट, कॉलम, तो मान के चलो यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हुई या कोई भी प्रॉब्लम है उस व्यक्ति की बॉडी में, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से उसके जीन्स को अलग कर सकते हैं और यहां पर इसको सुधार के वापस डाल सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई करके वापस लगा सकते हैं, उसमें जो भी परेशानी है उसको सॉल्व किया, उसको लगा दिया, या फिर किसी दूसरे जीन को यहां पर अटैच कर सकते हैं। जैसे यार आपने सुना होगा
कि जो फूल वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये साइंटिस्ट रिसर्चर्स नए नए प्लांट्स बना देते हैं, ऐसे प्लांट्स बना देते हैं जिसपे पेस्ट नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। वो कैसे पॉसिबल है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को सफल बनाता है ये टूल जिसका नाम है कैस्पर कैस9, राइट? क्रिस्पर इसको बोला जाता है, कैस्पर कैस9 जो है इसके नाम से ये जाना जाता है। तो देखो यहां तक तो क्लियर है कि ये इस टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये टूल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है? ये वायरस को आइडेंटिफाई कर देती है। क्योंकि देखो हर एक, जैसे हमारी बॉडी में अगर कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, जैसे वायरस आया, एंटर हुआ हमारी बॉडी में, तो ये जो टूल है वो फाइंड आउट कर लेता है कि हमारे जो डीएनए है, जीन जो है, उसमें ये वायरस कहां पर आया है। तो ये जैसे ही देखता है कि हाँ ये वायरस यहां पर है, तो सामने वाले की बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है, वो चीजें कंफर्म कर देता है ये वाला टूल। तो ये चीज है गाइस इसके बारे में जिसकी एक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, इस प्रकार से ऑपरेट करता है। इसके फायदे क्या क्या है, महत्व क्या क्या है इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सीएसआईआर के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो एक्यूरेसी लेवल आरटीपीसीआर टेस्ट का होता है, उतना ही सेम एक्यूरेसी लेवल इसका भी नजर आता है। यानी कि आरटीपीसीआर टेस्ट के थ्रू जो हमें पता लगता है कंफर्मेशन कि सामने वाला कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं है, राइट? तो वो जो कंफर्मेशन एक्यूरेसी जो मिलती है, यानी कि अगर 10 लोगों को आपने टेस्ट किया तो 10 में से हो सकता है कि एक या दो लोग जो है उनका जो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी गलत आए, वेरिएशन हो, बाकी 8 लोगों की यानी कि 80% एक्यूरेसी यहां पर अच्छी नजर आ रही है। तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट में लगभग हम लोग को नजर आता है। तो जितनी एक्यूरेसी आरटीपीसीआर टेस्ट में मिलती है वो सेम जो है वो यहां पर भी इस पर्टिकुलर टूल किट में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? फेल्यूडा में। और बताया जा रहा है काफी सस्ता है ये, और काफी जल्दी मात्र 30 मिनट के अंदर ये पता लगा देता है कि सामने वाले को कोरोना वायरस है कि नहीं है। और फेल्यूडा दुनिया की पहली ऐसी डायग्नोस्टिक टेस्ट बन गई है जो कि कैस9 प्रोटीन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसकी मदद से कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, राइट? इसके अलावा क्रिस्पर कैस9 टूल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लेनिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका ये फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस9 जिसको बोलते हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट्स जितने भी होते हैं, जो मैंने भी आपको समझाया यहां पर, कि जो भी जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं उनको बेसिकली खत्म करने के ऊपर बेस्ड फोकस करती है। ये उनको ट्रीट करने के ऊपर फोकस करती है, जो भी डिजीज वगैरह होती है, या प्रिवेंट करती है कि और आगे कोई भी इंडिविजुअल को कोई डिजीज हुई है, कोई भी जेनेटिक इफेक्ट हुआ है, डिफेक्ट हुआ है, तो वो और उस बॉडी के अंदर, उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर और ना फैले, राइट? तो ये वाली चीज है। और हालांकि मैंने भी सोचा ये मैं एक बार अपने डॉक्टर को पूछूं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मेरी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेरी भी जो प्रॉब्लम है वो स्पाइन की एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस है, वो भी जेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं डॉक्टर्स। तो एक बार सोच रहा हूं कि मैं भी इस प्रकार के, मतलब जो भी, अब कोई ऐसा डॉक्टर मिलता नहीं है ना, पता नहीं है अपन को कि कौन अभी, क्योंकि अभी भी ये टेक्नोलॉजी अभी भी आई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और अभी पता नहीं है इतने ज्यादा जो है इसके, मतलब डॉक्टर्स वगैरह भी बहुत लिमिटेड है, राइट? तो फिर भी सोच रहा हूं कि एक बार जाकर दिखाऊं इस प्रकार का कोई डॉक्टर। और अगर आपको कोई पता हो इस प्रकार के डॉक्टर आपके आसपास जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, तो जरूर मुझसे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, फिर एक बार दिखा लूंगा आप जो भी डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं। तो क्योंकि मैंने तो हर डॉक्टर को दिखा लिया, बट कोई उसमें इंप्रूवमेंट मिला नहीं है। बट अभी ठीक है, अभी धीरे धीरे करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, योगा वगैरह करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी सी तकलीफ कम है। बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ यार एक बार तकलीफ पूरी खत्म हो जाए। क्या पता ये नई नई टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में आ रही है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी एडवांस होती जा रही है, तो उस बीच अगर कोई इलाज मिल जाए मेरा, तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो चलो फिर, आपको अगर पता हो तो गाइस बताना इस प्रकार की अगर कोई डॉक्टर या रिसर्चर्स आपके आसपास हो पहचान में, ठीक है? और ये टेक्नोलॉजी जो है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए का डिटेक्ट कर लेती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, और उसको डिटेक्ट करने के बाद ये पता लगा लेती है कि ये वायरस जो है वो यहां पर है, और उसके थ्रू ये पॉजिटिव जो है या नेगेटिव जो है वो टेस्ट दे देती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और रिसर्चर्स को ये अलाउ करती है कि इजीली जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग को ये ऑल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, ये मॉडिफाई कर सकते हैं पूरी जीन फंक्शन को। यानी कि उनको लग रहा है कि यहां पर कुछ डिफेक्ट है, तो इस डिफेक्ट को ये निकालकर इसको सही करके वापस डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह दूसरा लगा सकते हैं। जैसे कि होता नहीं है ऑर्गन्स वगैरह हमारे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, वैसे ही इस प्रकार की भी चीज इसमें भी हम लोग को देखने को मिलती है जीन्स के अंदर, राइट? तो ये है जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। और फेलुडा टेस्ट इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में, आईएफएससी के बारे में। तो ये है क्या, इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं हम लोग, क्योंकि थ्योरी में अगर आप इस पूरी चीज को पढ़ोगे तो काफी कुछ चीजें जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी बस ये स्लाइड देखो, इस स्लाइड में आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे ये जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। और ये आईआरडीए की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको रेगुलेट कौन करती है? आईआरडीए, राइट? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, पीएफआरडीए के बारे में, तो ये जितने भी पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं उनको ये रेगुलेट करती है, राइट?
इसके अलावा जैसे शेयर मार्केट वगैरह होता है उसको कौन रेगुलेट करती है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके बारे में आप जानते हो पूरी चीजें। तो बट हमारी कंट्री के अंदर जितने भी, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो लोग फॉरेनर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है अगर इस इन पर्टिकुलर एरियाज पर, इन सेक्टर्स पर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद अगर कोई घोटाला होता है तो हम लोग जाते हैं, जैसे कि बैंक्स में अपन ने इन्वेस्ट किया या बैंक से रिलेटेड कोई इशू है तो हम लोग आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई इशू है तो हम लोग आईआरडीए को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आईआरडीए ये सुनिश्चित करती है कि जो भी लोग मतलब इसमें एनरोल्ड हैं, यानी कि जो भी कस्टमर्स यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी पॉलिसीज वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये बॉडीज हम लोग को ऊपर देखने को मिलती हैं। बट कोई फॉरेनर जब हमारी कंट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी कहां मिल पाती है, राइट? कि अगर कुछ घोटाला होता है या कोई भी इशू होता है तो उसकी सिक्योरिटी तो नहीं मिल पाती, क्योंकि हम तो अप्रोच कर ही नहीं सकते, किसी अथॉरिटी के पास जा ही नहीं सकते जो कि निगरानी रखे पूरी चीजों को, जो हमें सेव करके रखे, हमें प्रोटेक्ट करके रखे कि हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आप अगर कोई फॉरेन कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद कुछ घोटाला हो जाए तो फिर आप किसके पास जाओगे? कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि जहां पर आप जाकर केस फाइल कर सकते हो, राइट? आप हाथ पैर मारोगे बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आपको कहां पर अप्रोच करना है। बट अगर बैंक में कोई घोटाला होता है तो यू नो कि आपको कहां पर जाना है, आरबीआई के पास अप्रोच करनी है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ घोटाला होता है तो आपको आईआरडीए के पास जाना है। तो यू नो एवरीथिंग कि कौन अपनी रेगुलेटरी बॉडी है। बट फॉरेन के लिए अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो या फॉरेनर अपनी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं कि कौन सी अथॉरिटी के पास, कौन सी बॉडी के पास जाना है अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो, राइट? तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, आईएफएससी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से डील करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। चाहे कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो बॉडी होती है, जो सेंटर्स होती हैं, ये पूरी इन्वेस्टमेंट की जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि इनके अंडर कंपनीज आती है। क्योंकि देखो आरबीआई के अंदर जो बैंक्स हम लोग को देखने को मिलती है, आईआरडीए के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग तो उसी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे या उसी कंपनी के पास जाएंगे जो कि लीगल हो और जो इसके अंडर आती हो, यानी कि इन सब बॉडीज के अंडर हम लोग को देखने को मिलती हो। वैसे ही इन सेंटर्स के पास जो भी कंपनीज लिंक्ड होंगी तो उनके पास जाकर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर फॉरेनर भी यही देखेंगे कि इंडिया के अंदर ये कोई सेंटर है और इस सेंटर के अंदर जितनी भी कंपनीज लिंक्ड है तो वहां पर उस कंपनी पर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि फॉरेनर्स भी जो है वो सिक्योर्ड रहे कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और ये जो बॉडी है ये सुनिश्चित करेगी कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी पॉलिसी वगैरह परचेस करी है उस पर उनको कोई घोटाला नहीं होने वाला और या फिर उस पर उनको कोई लॉस नहीं होगा, राइट? तो ये चीजें हैं, इसको लेकर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। और इसमें लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर ऐसी जगह पर हम लोग को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। या इन सेंटर्स के आने से फायदा ये होता है कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि हम लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका पैसा डूबेगा नहीं। तो वो वेरियस पेंशन फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? तो ये वाली चीजें हैं। और ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है इन सेंटर्स के थ्रू, राइट? जैसे कि अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंट्स की, लॉ फर्म्स की, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की, तो इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा फंड रेजिंग के पर्पस के लिए या लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए या एसेट लिक्विडिटी मैचिंग के पर्पस के लिए ये यहां पर फायदा मिल जाता है, यानी कि पैसा आने लगता है इंडिया के अंदर, या फिर जिस भी कंट्री के अंदर ये सेंटर होगा उस कंट्री के अंदर पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स केयर फ्री हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से, राइट? और क्या आईएफएससी किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत अलाउ किया गया था कि आईएफएससी जो होगी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है वो सेटअप की जा सकती है। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी देखने को मिलती है, वहां पर पहली आईएफएससी सेटअप की गई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये चीज याद रखना, हमारी कंट्री के अंदर जो आईएफएससी है वो कहां पर है? यहां पर, गुजरात में। अब देखो ये आईएफएससी वो बैंक वाला आईएफएससी नहीं, उससे आप बिल्कुल लिंक मत करना, राइट? वो अलग है, ये अलग है, ठीक है? तो आप नहीं तो बोलोगे सर बैंक में आईएफएससी कोड होता है, वो यही है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं है। ये सेंटर्स हैं, अलग से सेंटर्स होते हैं जो कि डील करते हैं सिर्फ फॉरेन इकोनॉमी के ऊपर, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर नहीं करते, रुपये पे डील नहीं करते, ये डॉलर्स पे डील करते हैं, राइट? पूरी तरह से कि डॉलर्स पे कैसे डील करेंगे, फॉरेनर्स हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस सेंटर से अटैच जितनी भी बॉडीज होंगी, जितनी भी कंपनीज होंगी, तो उन पर वो फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जिससे कि फॉरेनर्स सुरक्षित रहेंगे कि उनको कोई भी घाटा नहीं होना, लॉस नहीं होना। और हम लोग भी इस सेंटर की मदद से
फॉरेन कंट्री पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा भी पैसा जो है फॉरेन कंट्री के अंदर डूबे नहीं, राइट। तो इससे जो इन्वेस्टर जो होता है वो काफी अंदर से जो है वो फ्री हो जाता है कि उसका पैसा जो है वो कहीं डूबने नहीं वाला है, राइट। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एसजीएक्स सिंगापुर एक्सचेंज, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत ये एनएसई आईएफएससी को एसजीएक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है सिंगापुर एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और आईएफएससी के साथ। जैसे कि एनएसई के अंदर आप जानते हैं ना कि शेयर मार्केट में हम लोग को एनएसई देखने को मिलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखने को मिलता है, वैसे ही सिंगापुर का शेयर मार्केट, इसको ऐसे समझो सिंगापुर का शेयर मार्केट और इंडिया का शेयर मार्केट, ये अब यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स होंगे वो यहां पर इंडिया के शेयर मार्केट में भी और सिंगापुर के शेयर मार्केट पर भी एक साथ इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये कनेक्ट हो रहा है एक प्रकार का। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही हैं और इसके तहत इंटरनेशनल और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी जो है उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल और गिफ्ट सिटी के पार्टिसिपेंट्स, तो ये एक साथ आ जाएंगे और एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के इन्वेस्टर जो है वो इजीली इन्वेस्ट कर सकेंगे क्योंकि इसको लिंक किया जा रहा है इसी के अंडर, यानी कि आईएफएससी के थ्रू इसको लिंक किया जा रहा है। तो ये वाली चीज है, ये चीज हम लोग को देखने को मिली, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, तो इस टॉपिक को हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूरिंग लेक्चर्स भी मैंने आपको कई बार बताया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो देखो या फिर सिक्योरिटीज वगैरह क्या होती है। तो सिंपल तरीके से उसको समझते हैं, जब भी किसी कंपनी को या इवन सरकार को भी जब पैसों की आवश्यकता होती है तो उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे कि कंपनी है, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, सरकार की बात करें आरबीआई से ले सकती है या वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, आईएमएफ से ले सकती है या वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है ना। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या होता है कंपनीज के पास, जैसे कि वो अपने शेयर्स डिबेंचर्स इश्यूज कर सकते हैं। सरकार के पास क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं अपने पीएसयू में, राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह में, ऐसे हो सकता है, या फिर बेच सकते हैं पीएसयू वगैरह को, उससे उनको पैसा मिल जाता है। इसके अलावा या तो फिर और वो क्या कर सकते हैं, वो सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, जैसे कि कंपनीज भी जो है वो बॉन्ड इशू कर सकती है, सरकार भी बॉन्ड इशू कर सकती है, और सरकार जो बॉन्ड इशू करती है उसको हम लोग सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी तक आपको पता लग गया कि जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को या सरकार को, तो ये बॉन्ड इशू करते हैं, राइट, या फिर सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते हैं, जिसको हम लोग GSEC के नाम से जानते हैं, GSECS, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर इनके ट्रेजरी बिल्स होते हैं या बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, राइट। तो आपके दिमाग में तो अभी क्लियर हो गया कि पैसों की रिक्वायरमेंट जब होती है सरकार को, तब ये सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो इशू करती है। क्लियर है यहां तक बातें। तो ये एक प्रकार का लोन होता है, गवर्नमेंट का डेट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ये काफी सिक्योर भी माना जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि घोटाला कंपनी कर सकती है बट सरकार कभी घोटाला करेगी नहीं। आपने जो सरकार को पैसा दिया है उसका जो सरकार ने बोला है कितना रिटर्न जो आप लोगों को मिलेगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो सुनिश्चित है, गारंटीड है, राइट। तो कोई भी जो है वो सरकार की सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं और ट्रेडेबल होती है बिल्कुल ये, यानी कि आपने परचेज करी, आप चाहे तो बैंक्स को भी दे सकते हैं, यानी कि आप बैंक्स को सेल आउट कर सकते हैं, किसी और दूसरे व्यक्ति को सेल आउट कर सकते हैं। वो पेपर होता है, वो पेपर हाथ में होना चाहिए बस। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो हाथ में होती है। एक बिल हम लोग को देखने को मिलता है, ट्रेजरी बिल्स हुआ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुई, वो एक इंडिविजुअल के जिसके पास होगा वो जब सरकार को रिटर्न करेंगे, एक पर्टिकुलर इसमें टाइम पीरियड लिखा रहता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं सितंबर चल रहा है, अब सरकार की आपने सिक्योरिटी खरीदी 3 महीने की, ठीक है, या फिर आपने दिसंबर तक की सिक्योरिटी खरीदी, क्योंकि इसमें डेट लिखी रहती है कि आप जो है, जैसे कि ये बिल जो है वो 10 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, इस पर फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की है, ये 10 रुपए इसमें लिखा रहेगा, ठीक है, ऊपर, बट ये मिलेगा आपको कितने में, 9 रुपए मिल जाएगा या 8 रुपए मिल जाएगा, जिससे कि आप जब इसको रिटर्न करोगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, आपको जो फेस वैल्यू जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो मिलेगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, या 9 रुपए में आप खरीदोगे तो आपको 1 का हुआ, और 8 रुपए में खरीदोगे तो आपको 2 का हुआ। तो ये इस प्रकार से होता है, जिससे कि लोग बाग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं एक प्रकार से ये चीज परचेज करके, कि उनको सुनिश्चित गारंटीड जो है जब ये इस बिल को वापस करेंगे, इस बॉन्ड को वापस करेंगे, तब उनको एक रिटर्न मिलेगा, राइट। और सरकार ऐसे ही करती है, जब सरकार को आवश्यकता होती है, फंडिंग वगैरह रेस करनी होती है, सरकार को पैसे चाहिए होते हैं, तो उस बीच वो इस प्रकार के बॉन्ड्स वगैरह इशू कर देते हैं, जारी कर देते हैं। क्लियर है यहां तक बातें। तो देखो इसके अलावा इन सिक्योरिटीज में हम लोग को देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम वाली ट्रेजरी बिल्स, लॉन्ग टर्म की बात करें तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, डेटेड सिक्योरिटी होती है, जो मैं अभी बता रहा था, डेट लिखी रहती है उसमें, तो वो 1 साल से ज्यादा की होती है, उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज, ये तीनों चीज इशू कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड्स इशू करेंगे या फिर डेटेड सिक्योरिटीज इशू करेंगी, जिनको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है। क्लियर है तक बातें। आगे की बात करें
तो जब सरकारी बॉन्ड्स जो होते हैं या सरकारी सिक्योरिटीज होती है उसके ऊपर कोई मतलब रिस्क नहीं होता, क्योंकि सरकार जो है घोटाला कर ही नहीं सकती, डिफॉल्ट कर ही नहीं सकती सिटीजन के साथ, बट कंपनी कर सकती है। कंपनी के अगर आप बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है, बट सरकार के अगर बॉन्ड परचेज कर रहे हो, सिक्योरिटीज ले रहे हो, तो उसमें कोई रिस्क वगैरह नहीं होता, राइट। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी इसमें अलाउड रहते हैं, यानी कि फॉरेनर्स भी ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो परचेज कर सकते हैं, बट उसमें कुछ लिमिट्स जो है वो लगाई जाती है फॉरेनर्स के लिए। इसके अलावा थोड़ी सी ये वॉलेटाइल भी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसके वॉलेटाइल यानी कि इसके अस्थिर होने के, यानी कि ये चेंजेस होते हैं इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप बॉन्ड नहीं परचेज कर रहे हो, जो फेस वैल्यू वाली सिक्योरिटी परचेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर आपने बॉन्ड परचेज किया, जिस पेपर को आपने परचेज किया सरकार से लिया, जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको 1000 रुपए मिलेंगे इस डेट को, तो वो तो 1000 रुपए मिलेंगे, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि लिंक होते हैं वेरियस चीजों के ऊपर, यानी कि सरकार जो बोलती है आपको इतना परसेंटेज मिलेगा और उसमें एक स्टार बना के बोल देती है कि ये डिपेंड करेगा फ्लक्चुएशन के आधार पर, यानी कि अगर डिमांड और सप्लाई होती है सिक्योरिटीज में तब भी ये फ्लक्चुएट कर जाते हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तब भी ये फ्लक्चुएट कर जाते हैं। जैसे कि महंगाई बढ़ गई तो उस समय थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, तो वो ये सिक्योरिटीज होती है, जब आप परचेज करोगे सब सिक्योरिटीज तो फिर उसमें थोड़े से फ्लक्चुएशन दिखाई देंगे, बट हाँ लॉस नहीं होगा आपका, ये बात तो गारंटीड है। सरकार की अगर आप सिक्योरिटीज लेते हो तो फिर लॉस वगैरह तो होता नहीं है, उसमें आपका प्रॉफिट ही होगा। बट बॉन्ड्स अगर आप लोगे तो बॉन्ड्स के ऊपर फेस वैल्यू जो लिखी रहती है वो तो आपको मिलेगी, बट अगर आप सिक्योरिटीज वगैरह लेते हो, यानी कि जो ट्रेजरी बिल्स हो गया और दूसरी चीजें हो गई, तो ये सब अगर आप लेते हो तो वो डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है दूसरे मार्केट्स में, जैसे कि मनी मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, क्रेडिट और कैपिटल मार्केट हो गया, इसमें डेवलपमेंट होता है तो भी यहां पर थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, या मतलब हाई होते हैं ये, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं इनके रेट्स वगैरह। या फिर इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में डेवलपमेंट हो जाता है, स्पेशली यूएस की ट्रेजरी वगैरह। इसके अलावा जब भी आरबीआई कोई भी एक्शन लेती है, जैसे कि रेपो रेट को चेंज करना, कैश रिजर्व रेशियो को चेंज करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन को चेंज करना, तो भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल से 22 सितंबर के बीच में इसी साल 27 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी ने 3.26 लाख करोड़ रुपीस इसके थ्रू मतलब स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू रेज किया है। तो राज्य सरकारों ने ये सब सिक्योरिटीज जो है वो इशू करके पैसा जो है वो उठाया, और बताया जा रहा है कि 45% बोरोइंग्स इस साल हुई हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कर्जे में आ गई है अब सरकार, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमी में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कोरोना वायरस के चलते, जो शटडाउन हुआ था उसके कारण से, राइट। तो इसको लेकर ये चीज न्यूज में आई है कि बहुत ज्यादा लोन जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया। इनमें से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 54% टोटल जो 27 राज्य हैं उनमें से 54% जो लोन लिया है, बोरोइंग करी है, वो इन 5 राज्यों ने करी है, ठीक है। तो इसकी एक जानकारी, एक डिटेल आप लोग को होनी चाहिए। अब गाइस यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड राइनो डे के बारे में। तो 22 सितंबर को हर साल वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता है। राइनोस की 5 प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती है, राइनोसोरस की। और मेरा आपसे भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा कि इंडिया में 1 हॉर्न राइनोसोरस जो है वो कहां पर पाए जाते हैं और किस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। आगे की बात करें तो 22 सितंबर को हर साल ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। 5 प्रजातियां जो राइनोसोरस की हैं वो है ब्लैक, व्हाइट, ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रन और जावन राइनोस। 2010 में पहला वर्ल्ड राइनोसोरस डे ऑब्जर्व किया गया था WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। IUCN स्टेटस की बात करें तो जावन राइनोसोरस, सुमात्रन और ब्लैक राइनोसोरस क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलते हैं IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। और व्हाइट राइनोसोरस जो है वो नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, और 1 हॉर्न राइनोसोरस जो है वो वल्नरेबल टू एक्सटेंशन की कैटेगरी में, यानी कि काफी कम मात्रा 1 हॉर्न राइनोसोरस की है और बिल्कुल लुप्त होने की कगार में ये 1 हॉर्न राइनोसोरस जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है पैसेज एक्सरसाइज के बारे में, पैस एक्स के बारे में, ठीक है। तो ये इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इंडियन नेवी पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ, और ये ईस्ट इंडियन ओशन में हम लोग को देखने को मिल रही है। 23 और 24 सितंबर को ये कंडक्ट की गई थी। और पैसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये रेगुलरली इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और इंडियन नेवी जो इंडिया की जो फ्रेंडली नेवीज कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको इनवाइट करके उनके साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है इंडिया या इंडियन नेवी, राइट। और यहां पर दोनों एक दूसरे के पोर्ट्स में जाकर विजिट करते हैं, और साथ ही साथ या फिर विजिट करते हैं या फिर एक जगह जो है समुद्र के बीच में एक जगह डिसाइड की जाती है, और उस जगह पर आकर ये दोनों नेवीज जो है वो मिलती हैं, यानी कि इंडिया और इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज की नेवीज की जो एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है ये पैसेज एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है अभ्यास से रिलेटेड है। अभ्यास का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है, ये आप देख सकते हैं। अभ्यास है ये एक प्रकार का ड्रोन हम लोग को देखने को मिलता है।
ड्रोन तरीके का ही है और 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, काफी अच्छी खासी इसकी रेंज है। और डीआरडीओ ने रिसेंटली इसको सक्सेसफुल टेस्ट किया, इसका फ्लाइट टेस्ट अभ्यास का, अभ्यास हीट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है। अभ्यास को डिजाइन किया है और डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट डीआरडीओ के द्वारा। और ये व्हीकल जो है गाइस, ये पूरी तरह से ऑटोनोमस फ्लाइट है, यानी कि इसमें जो है कोई भी बैठता वगैरह नहीं है, ऑटोमेटिक ये फ्लाइट हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसके उपयोग की बात करें तो इसका काफी अच्छा उपयोग जो है वो दुश्मनों को चकमा देने का है। कैसे चकमा देने का है? जैसे कि ये दुश्मन का, अगर हम लोग मान लें कि ये दुश्मन का एयर डिफेंस वेपन सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज के पास। इन सिस्टम के थ्रू जो है वो पहले से पता लग जाता है कि सामने जो कंट्री, यानी कि ये फ्लाइट अगर इस कंट्री के पास से गुजर रही है, आ रही है, या कोई भी मिसाइल इस कंट्री के पास आ रही है, राइट, तो इस सिस्टम को जो है वो पता लग जाता है इनके, ये वाले सिस्टम को, और इसके थ्रू जो है ये वो फ्लाइट पर अटैक कर देते हैं, राइट। तो ये रडार सिस्टम इनका होता है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इस प्रकार का डिफेंस मिसाइल सिस्टम या डिफेंस सिस्टम, ऐसा हम लोग को एरियल डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, इस अभ्यास का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पता लगा सकते हैं कि कंट्री का, ये अलग अलग कंट्री के इस प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं वो कहां पर मौजूद है, और उनके उस सिस्टम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो देखो, जैसे कि ये मिसाइल आती है, अब हम लोग पता कैसे लगाएंगे, ये हमने ये छोड़ा, ये अभ्यास को छोड़ा, इस ड्रोन को छोड़ा हमने, और जैसे ये इस कंट्री के अंदर एंटर हुआ, इस कंट्री का जो सिस्टम है वो इस पर, इसको पता लगाएगा, राइट। अब पता लगाने के लिए जैसे ये एंटर होगी तो इस सिस्टम को जो है वो पता लग जाएगा, इनके जीपीएस के थ्रू इनको पता लग जाएगा। और ये पता कैसे लगता है, ये किरणें जो होती हैं यहां से कुछ किरणें होती हैं, यहां से कुछ एनर्जी जो होती है वो इस पर जाकर हिट करती है, तब जाकर जो है वो पता लगता है। और जैसे ये एनर्जी हिट करती है तो ये वाला जो इनका जो सिस्टम होता है वो हीट होने लगता है, ये हीट जो है वो छोड़ने लगता है। और जैसे ही इनका सिस्टम हीट छोड़ेगा हमारे ऊपर, यानी कि हम इसके पीछे अपना एक एयरक्राफ्ट भेजेंगे, जो एयरक्राफ्ट इसको डिटेक्ट करेगा कि कहां से ये हीट आ रही है। और जैसे ही डिटेक्ट कर लिया हमारे एयरक्राफ्ट ने, तो हम क्या करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट से एक मिसाइल छोड़कर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनके इस सिस्टम को की डिटेक्ट करने वाले, तो जिससे कि हम लोग और बेहतर तरीके से दुश्मन के बेस में जो है वो जाकर अटैक कर सकें। तो ये इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, देखिए आप, इस प्रकार की टैक्टिक्स जो है वो हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमें काफी सारी कुछ मिसाइल्स वगैरह हम लोग को टेस्ट करनी है, एरियल मिसाइल, ठीक है। तो हम लोग अपनी एरियल मिसाइल जब टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई ना कोई चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो हम पहले ये ड्रोन छोड़ देंगे, ड्रोन छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग के लिए हम लोग अपनी मिसाइल को इस पर जाकर अटैक करवा देंगे, यानी कि इस पर, जैसे ये हमारी मिसाइल, मान लो ये हमारी मिसाइल है, हमने इसको पहले छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, और ये चल रही है, आगे जा रही है, घूम रही है, और पीछे से हम लोग ये वाली मिसाइल अपनी छोड़ देंगे कि ये पता लगाने के लिए कि हमारी मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टारगेट को हिट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, राइट। तो इस तरीके से इन सब चीजों का जो है वो उपयोग किया जा सकेगा। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अभ्यास के बारे में काफी शानदार ये टेक्नोलॉजी है हमारी, और सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। एंड ये अपना लास्ट टॉपिक था गाइज, एंड मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस लेक्चर को। एंड अभी जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। बासेल नॉर्म्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, बासेल नॉर्म्स से रिलेटेड टॉपिक को अपन 1-2 दिन में कवर करेंगे, तो पहले से आप ये पढ़िए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग के अंदर। एंड अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आप हैंड रिटन नोट्स बना दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आपको मंथली पैकेज को ज्वाइन करना है, मंथली पैकेज के अंदर रेगुलरली आपको ये जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ इसकी आपको पीडीएफ मिलती है, और पीडीएफ होने के फायदे ये होते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको जो रेगुलर पीडीएफ मिलती है, आपको करना सिर्फ यह है कि आपको डेली लेक्चर को सिर्फ देखना है ध्यान से, उसके बाद रात में सोने से पहले आप इस लेक्चर की पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी, उस पीडीएफ को आप रीड करिए। आप जितने भी आपने पढ़ा है आज सुबह करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स देखे हैं, तो उसको आप एक बार रीड कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पहली बार रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं आपको वीकली, हर संडे को मैं आपको देता हूं एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको वीकली कंपाइलेशन जो दिया जाता है उसको आपको रीड करना है, तो आपका हो गया दूसरा रिवीजन। ऐसे ही मंथली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है, एक सिंगल पीडीएफ पूरे महीने की होती है, तो वो तीसरी बार आपको दिया जाता है, जिससे कि ये पुशअप दिया जाता है मेरी तरफ से, आपको जो है वो बार बार पुश किया जाता है कि आप जो है वो इसको पढ़ें, मटेरियल को पढ़ें। और अगर आप ईमानदारी से मैं जो भी आपको ये पीडीएफ दे रहा हूं उसको अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं 3 बार, और यही इस एग्जाम की डिमांड होती है कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को, यानी कि एक सिंगल टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया, तो ये मान के चलो वो आपका टॉपिक आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और आप जो है वो टॉप 10,000 में आ जाएंगे। और यूपीएससी एग्जाम में टॉप 10,000 में आने का मतलब ये है कि आप मेंस लिख रहे हैं, राइट। तो ये इस प्रकार से आपको पीडीएफ दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दिया जाता, आपको एक मंथ के एंड में प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी मिलती है, जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी अलग अलग में पीडीएफ आपको दी जाती है, और आप अपने पास प्रिंट आउट करा के उसको आप रख सकते हैं।
और ये पूरे मंथली पैकेज की जो प्राइस है वो 100 रुपीज पर मंथ है, मिनिमम प्राइस, राइट। और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी कि कहां पर पेमेंट करना है, और पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर है और कमेंट बॉक्स पे पिन्ड मैसेज पे है, आप उसको रीड कर सकते हैं। और अगर आपको 7 महीनों के करंट अफेयर चाहिए जनवरी 2020 से जुलाई 2020 के, तो उसकी जो कॉस्ट है वो मात्र 300 रुपीज है, सातों के सातों महीनों के करंट अफेयर्स की। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप पहले वीडियो देख लीजिए तो उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक अवेलेबल है। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड सेम नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम को सर्च करके आप मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।